एक ऐसा बजट जिसके जाहिर है उस पर बहुत सारी प्रतिक्रिया आएंगी, लेकिन हमारे साथ चूंकि मेहमान लगातार बैठे हैं, हम उनसे प्रतिक्रिया लेना शुरू कर देते हैं। माइक उठाएं। हरिश्चंद्रा जी, क्या प्रतिक्रिया है इस बजट को लेकर? मेरे विचार से पैसेंजर अमेनिटीज़ के बारे में कई नई पहल इस बजट में की गई हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी एक नई तरह की सोच जो है सामने आ रही हैं। लेकिन जो मैं बार बार कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है, उसमें पर्याप्त शायद नहीं किया गया है। अभी पॉजिटिव रही है, उसके बाद हम लोग नेगेटिव पे आ जाएंगे। उपलब्धि क्या है इस बजट की? उपलब्धि तो पैसेंजर अमेनिटीज़ के बारे में बहुत ध्यान दिया गया है, सेफ्टी के बारे में काफ़ी इसमें ध्यान दिया गया है और जो स्टेशंस को इम्प्रूव करने की बात है वो एक अच्छा कदम है। दत्त साहब, क्या इसमें पॉजिटिविटी रही इस बजट को लेकर जो इंतजार किया जा रहा था? पे जो पॉजिटिव थॉट्स हैं रेलवे में, उसको मूर्त रूप करने की कोशिश की गई है। बुलेट ट्रेन से ज़्यादा जो डायमंड क्वाड्रिलेटरल, जो 4 हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं, उनकी स्पीड को बढ़ा के 200 kmph करने की जो बात है वो अधिक महत्वपूर्ण है। इंफ्रास्ट्रक्चर रफ्तार, मायावती क्या कह रही है, जरा ये सुन लेते हैं। यही कहना है केंद्र की सरकार को खास तौर से कि एक तरफ तो रेलवे विभाग ये कहता है, मंत्री ये कहते हैं रेलवे विभाग के कि जो रेलवे विभाग है बहुत घाटे में चल रहा है। तो जब रेलवे विभाग बहुत घाटे में चल रहा है और रेलवे को जो इसके आधुनिकीकरण करने के बारे में जो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती। तो एक तरफ तो रेलवे विभाग कहता है कि वो बहुत घाटे में चल रहा है, तो जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं तो उसको ये करेंगे कैसे पूरा, जब पैसा ही नहीं है तो इसको ये जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं उसको ये पूरा कैसे करेंगे। इसी प्रकार तो उन्होंने ये कहा रेलवे मंत्री ने कि ये 9 रूटों पर वो हाई स्पीड ट्रेन चलाएंगे, लेकिन अच्छी बात है, हम इसका वेलकम करते हैं। लेकिन इस समय जो पूरे देश में जो रेलवे लाइनें जो बनी हुई है, जो उनका जाल बिछा हुआ है, उनकी जो पटरी हैं, रेलवे जो लाइनें पटरी हैं, उनकी हालत कितनी ज़्यादा खराब है। तो आज जब तक जो रेलवे जो लाइनें पटरी हैं उनको दुरुस्त नहीं किया जाएगा, ठीक नहीं किया जाएगा, और आज की जो वर्तमान जो स्थिति में जो रेल की पटरियां हैं उन पर ये जो हाई स्पीड ट्रेन चलाएंगे, मैं समझती हूँ ठीक नहीं होगा। पहले उसमें पटरियों को ठीक करना होगा। और इसके अलावा उन्होंने बुलेट ट्रेन चलाने की भी बात कही है और पहली ट्रेन के बारे में उन्होंने कहा है कि वो मुंबई से अहमदाबाद तक वो ले जाएंगे। तो ये भी कहा है कि पैसा बहुत लगेगा, इसके ऊपर बहुत धन खर्च होगा। लेकिन एक तरफ कहते हैं कि ये विभाग घाटे में चल रहा है और दूसरी तरफ बातें बहुत बड़ी बड़ी कही हैं रेलवे मंत्री ने, तो समझ में नहीं आता कि ये कहां से पैसा लाएंगे अपने उन वायदों को पूरा करने के लिए। इसके अलावा रेलवे मंत्री जी ने ये भी कहा है कि काफी कुछ उन्होंने कार्य करने की बात कही है, लेकिन इस बार उन्होंने ज्यादातर कार्यों पर निजी निवेश की बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि ज्यादातर जो कार्य हैं तो वो निजी निवेश के जरिए किए जाएंगे। लेकिन मेरा रेलवे मंत्री को और केंद्र की सरकार को ये कहना है कि हम कोई निजीकरण के खिलाफ नहीं है। ठीक है, आप जो बड़े बड़े कार्य हैं वो निजी हाथों में दो, लेकिन आप ये निजीकरण को तो बढ़ावा दे रहे हैं रेलवे में। आप कहते हैं कि घाटे में चल रहा है, हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारी पार्टी का ये कहना है कि जब आप बड़े बड़े कार्य रेलवे विभाग के निजी हाथों में देंगे, तो निजी हाथों में देते समय तो इस देश के अंदर जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को और बैकवर्ड क्लास के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों के कारण जो इनको नौकरियों में रिजर्वेशन मिला है। मायावती को इस बात को लेकर गुस्सा है कि बड़ी बड़ी बातें कही गई है, लेकिन वो पूरा कैसे होंगी इसको लेकर कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जो बातें इसमें निकल कर आई है इस रेल बजट के मद्देनज़र, पहली बार FDI की बात हुई है, कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। प्राइवेटाइजेशन की बात हुई है। बुलेट ट्रेन का जिक्र करते हुए खर्चा बताया गया है कि एक बुलेट ट्रेन पर 60,000 करोड़ का खर्चा है और इस प्रोजेक्ट में कुल 9 लाख करोड़ की तुरंत में ज़रूरत है। इस बात का जिक्र किया गया है। PPP के जरिए रेलवे में निवेश बढ़ाने की ज़रूरत, जो निजीकरण की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है, उसमें निवेश कैसे आएगा, जिसका जिक्र
मायावती कह रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा बताइएगा। हाई स्पीड नेटवर्क के लिए विदेशी निवेश जो एफडीआई का जिक्र किया गया है और इन सब के लिए कैबिनेट से मंजूरी लेने का जिक्र भी किया गया है। इस रेल बजट के मद्देनजर सुरक्षित यात्रा हो ये सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसका जिक्र बीते 4 रेल मंत्रियों ने हर बार अपने भाषण में जरूर किया है। लेकिन प्लेटफॉर्म और ट्रेन के भीतर यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, इसका जिक्र इंदिरा गांधी से लेकर अब तक के दौर में लगातार किया जाता रहा है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन साहब भी जुड़ चुके हैं। लेकिन प्रांजल, हम नेताओं के पास चलें उससे पहले एक सवाल आपसे, इस बजट को देख के सुन के आपके जहन में क्या लगा कि जो प्रतिरक्षित था कि एक बेहतरीन स्थिति आने वाली है वो आई, या क्या लगा कि परंपरा को ढोते हुए निवेश और विदेशी निवेश का जिक्र है, लगा क्या? देखिए, परिस्थिति अभी नहीं आई है, इसको आने में 3-4 साल लगेंगे। हमारे साथ जो विशेषज्ञ बैठे हैं वो कह रहे हैं नई जो भी लाइनों की बात की गई है कम से कम 4 साल लगेंगे इनको कार्यान्वित होने में। इसलिए मेरा मानना है कि अगले चुनाव तक ये नई ट्रेनें को जो हमको दिखाई गई है वो नहीं आ पाएंगे। ठीक बात है, क्योंकि ट्रेनें जो है अगले चुनाव मतलब 2019 तब तक ही पूरी बन पाएंगी, लेकिन ये काम 2 दिन में नहीं होगा। इसलिए जो उन्होंने चुनाव का जो वादा किया है वो ठीक वादा है। लेकिन आपने अच्छी बात पूछी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जो उन्होंने 17,000 नए कांस्टेबल रखने की बात की है, जिसमें 4,000 महिलाएं भी होंगी, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आपने बुलेट ट्रेन की जो बात की उसमें ये अच्छी बात है, सरकारी पैसा जो है अब उस इलाकों में देना चाहिए जहां पर रेलवे की नेटवर्क नहीं है, और विदेशी पैसा लेके आप बुलेट ट्रेन लगाइए जिससे देश पर जो बोझ है बुलेट ट्रेन चलाने का नहीं पड़े। शाहनवाज जी, बजट सुनकर कैसा लगा? देखिए, बहुत अच्छा बजट पेश किया है। मैं सदानंद गौड़ा साहब को, मोदी साहब को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये नींव रखी है। आप ये देख लें कि जो इस हालत में रेल है और जितना कठिन फैसला रेल किराया बढ़ाने का हम लोगों ने लिया था, वो नींव बनाने के लिए, क्योंकि पूरी तरह पुनर्निर्माण करना पड़ेगा रेलवे सिस्टम का, और उसको सदानंद गौड़ा साहब ने आज एक नींव रखी है। क्योंकि आप जानते हैं कि फरवरी में तो एक नया बजट आएगा जो सरकार का, आज तो वो करीब ये 40-50 दिन की सरकार है, और उसमें जो भी कर सकते थे आज के साधन के हिसाब से वो उन्होंने किया है। जिस तरह स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसा अच्छा बनाने के लिए मेट्रो स्टेशन का उन्होंने ऐलान किया, नई ट्रेन लाइन का ऐलान किया, जिस तरह से चारों धाम को जोड़ने की बात कही, आपके जो रेलवे में महिला की भर्ती की बात की, और जो हाई स्पीड ट्रेन की बात की। बुलेट ट्रेन तो अहमदाबाद और मुंबई के बीच में की, लेकिन और भी जगह हाई स्पीड ट्रेन हो, और ट्रेन के अंदर जो साफ सफाई हो, खाने की बात कही, ये एक बड़ा कदम है। लोग जो सांसद होते हैं वो संसद में जो आपने हंगामा बाद में देखा, हर सांसद चाहता है कि अपने इलाके से, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से एक गाड़ी चल जाए और मेरे यहाँ एक गाड़ी ठहर जाए। वो इस सरकार को, जो अभी 2 महीने की भी सरकार नहीं है, उसको करने में अभी वो सक्षम नहीं है। लेकिन जो उन्होंने दिशा दी है, रेल मंत्री का विजन डॉक्यूमेंट मान लें आप इसको। शाहनवाज जी, आपने एक बड़ी बात कही है, कैसी होगी? शाहनवाज जी, आपने एक बड़ी बात की है कि जो बजट है वो एक बेहतरीन नींव बना रहा है। हमारे साथ आलोक भटनागर जी हैं, फॉर्मर एडवाइजर हैं फाइनेंस के रेलवे बोर्ड के। आलोक भटनागर जी, जो ऐलान किया गया, क्या वो वाकई भारतीय रेल की एक नई तरीके की नींव बना रहा है, मजबूत, ऐसा लग रहा है, या सिर्फ ये ऐलान है? आपको क्या लगता है? चलिए, जो पहले मैं आपको जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताए थे मंत्री जी ने, उसकी तरफ ले जाऊंगा कि जो अनुमान फरवरी में लगाया गया था उससे हालत एक्चुअली ख़राब हुई है। देखा जाए तो उस टाइम 90.8% ऑपरेटिंग रेशियो लगा कर अनुमान लगाया गया था, जो अब 93% हो गया है। इससे साफ जाहिर है कि रेलवे को अतिरिक्त साधनों की बहुत ज़रूरत है, और ये जो किराया बढ़ाया गया था वो बहुत ज़रूरी था। इस रेल बजट से कोई नींव मजबूत हो रही है या नहीं हो रही है? जो नींव रेलवे की तभी मजबूत होगी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का मजबूत होगा, तो उसके लिए इसमें काफ़ी अनाउंसमेंट हैं। तो इस बजट से आप बोल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। हरिश्चंद्र जी, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की दिशा में जो पैसा लगाने की बात है, वो पैसा आएगा कहाँ से? देखिए, जो ट्रेडिशनल तरीके से पैसा आता है, एक तो बजटरी सपोर्ट आता है जो प्लान का तकरीबन 50% होता है।
उसके अलावा आप जिसको मार्केट बोरिंग्स कहते हैं, जो RFC के थ्रू होता है, जिससे आप डिब्बे, वैगन और ये सब चीज़ें खरीदते हैं, वो होता है। उसके अलावा रेलवे का इंटरनल जनरेशन होता है। लेकिन सारे जितने भी एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं या जो रेलवे की जो प्रोस्पेक्टिव प्लान्स हैं, उसमें PPP के ऊपर बड़ा जोर दिया गया है और ये कहा गया है कि 30% के करीब जो निवेश है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू आएगा। लेकिन इसमें रेलवे की बहुत लिमिटेड सक्सेस रही है। खाली रेल विकास निगम 5 पोर्ट कनेक्टिविटी के जॉइंट वेंचर किया है। उसके अलावा इक्का दुक्का रेलवे का PPP का हुआ है। नहीं, ओके, दत्त साहब, आप मेंबर रह चुके हैं रेलवे बोर्ड के, क्या रेलवे मंत्री का ये बजट उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में कोई टाइम बॉन्ड स्थिति में ला पाएगा, जिसका जिक्र हम लोग बार बार कहते हैं? आपने ऐलान कर दिया, लेकिन कब होगा पूरा, ये बताने की स्थिति में है हम लोग आज? देखिए, कोशिश रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को राइट डायरेक्शन में ले जाने की, उन्होंने कहा 31% फ्रेट रह गया है जो कि बढ़ना चाहिए। मिल्क को रेलवे से ले जाने की, वेजिटेबल को रेलवे से ले जाने की, नए आयाम ढूंढने की, कोल की कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बहुत सारी पहल ऐसी की गई हैं। और जैसा मेरे साथी हरीश ने कहा, 60,000 करोड़ तो प्लान फाइनेंसेस हैं, उसके बाद के कैसे लाएंगे? क्योंकि पिछले सरकार की में जो बनी थी इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी मॉडर्नाइजेशन, उन्होंने कहा था 1,25,000 की गति से कीजिए। विदेशों में 4 से 5 लाख करोड़ प्रति वर्ष रेलवे में निवेश हो रहा है। ये जो गैप है, इसको फुलफिल करने के लिए जो उन्होंने योजनाएं बताई हैं, बजट में उसका कोई प्रावधान आपको दिखाई देता है? उसके लिए जो इंडिकेशन है कि वो कैबिनेट में जाएंगे, FDI के, PPP के प्रोजेक्ट के लिए, उस ओर इशारा है। FDI और PPP। जी अखिलेश जी, कांग्रेस की तरफ से आपकी नुमाइंदगी है इस वक्त हमारे साथ, लेकिन कांग्रेस को ये बजट या आपको ये बजट कैसा लगा है? पुण्य जी, कोई भी व्यक्ति इस बजट को पढ़ के, एक्सपर्ट हो चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे आम जनता हो, ये बता दे कि इसमें एक्सक्लूसिव क्या है या नया क्या है। इतना खराब, दिशाहीन और दशाविहीन, दशा को जो है और दीनहीन करने वाला रेलवे बजट तो कभी आया ही नहीं है। आप पहले का रेल बजट उठा के देख लें, इसके पिछले साल के आपके पास हो तो रख लें और मिला लें, देख लें क्या है इसमें। हम किस चीज पे इतराएं? कोई एक नट सेल में बता दे रेल मंत्रालय का या कोई भी व्यक्ति कि हम ये रेलवे में नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है या ये विजन दिखा है। ये पहला विजन था इस सरकार का, रेल बजट, उसका वित्त बजट पूरा फ्लॉप दिखा है। कहीं कुछ सोच और दर्शन दिख ही नहीं रहा है। हर कोई प्रधानमंत्री कहते हैं कड़वी दवा चाहिए। अखिलेश जी, अगर पॉपुलिज्म पे ना जाइए तो पहली बार FDI और PPP स्ट्रक्चर के जरिए FDI, पुण्य जी, FDI पिछले बजट में भी था। FDI कहां लाएंगे, कैसे लाएंगे? नया इसमें यह है कि जमीनों के उपयोग और उसके करने के लिए उन जमीनों को किस तरह से कहां पे करेंगे, ये तो ठीक बाद में देखा जाएगा इसका, क्योंकि उस पर कारपोरेट रेलवे की जमीनों पे बहुत लोगों की नजर है। वो एक महत्वपूर्ण डिसीजन होगा और देखा जाएगा कि वो दिनचर्या की चीजें पूरी करने के लिए रेलवे उन जमीनों को बेचता है या कुछ नए चीजों को शुरुआत करने के लिए बेचता है। क्योंकि अगर हम रोजमर्रा की जरूरतें अपनी प्रॉपर्टी बेच के पूरी करें तो ये अक्लमंदी नहीं होती है। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं कि हर कोई कड़वी दवा देने की बात कर रहा है, जनता को कड़वी दवा दे रहे हो। बीमारी खुद को है, मंत्रालय को बीमारी है, गवर्नमेंट को बीमारी है, कड़वी दवा जनता को। प्रधानमंत्री जी कड़वी दवा जनता को, वित्त मंत्री जी कड़वी दवा जनता को, रेल मंत्री जी भी कह रहे हैं कि कड़वी दवा जनता को। बाद में अच्छी सेहत होगी, स्वास्थ्य होगा। तो हर कोई, आप अच्छे दिन यही है क्या कि कड़वी दवा देने जनता के लिए आए हर काम में? शहनवाज जी, एक बात नजर आ रही है जो जिक्र किया अखिलेश जी ने, पहली बार हम देख रहे हैं कि होम्योपैथ वाली दवाई ली जा रही है पूरे स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए। साइड इफेक्ट कम है जी, लेकिन इसका लाभ कब तक होगा पता नहीं है। शर्मा जी, अखिलेश जी की डिक्शनरी में जितने खराब से खराब शब्द होंगे उस बजट के लिए कह दिया। बाद में अंग्रेजी का भी, सुपर फ्लॉप का भी उपयोग किया। तो हमें ये मालूम था कि जब अगर डिबेट करेंगे सिर्फ ये कह के कि अगर इसमें बहुत अच्छा होता तो क्या होता। ये अखिलेश जी पिछले बजट से, पिछले इनके 5 बजट में क्या हुआ था जो नहीं हुआ। सवाल है कि अगर आप ब्रेकिंग नीचे दिखा रहे हैं,
कम से कम वो अखिलेश जी को जरूर पढ़ा दीजिए कि ट्रेन में आरओ पानी मिलेगा अखिलेश जी जब चलेंगे आप, तीर्थ यात्रा आपके लिए अच्छी होगी। मैं जो आज तक दिखा रहा हूँ उसको कम से कम आप इनको बता दीजिए। मुझे लग रहा है कि नहीं। और दूसरी बात, साफ सफाई मिलेगी, चारों धाम जा सकेंगे, रेलवे मजबूत होगा, ट्रैक मजबूत होगा, बुलेट ट्रेन चलेगी, हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं इस सरकार में? मैं बता रहा हूं जो नींव रखनी थी, क्योंकि आपने खोखला कर दिया था पूरे रेलवे सिस्टम को। उस सिस्टम को फिर से ट्रैक पर लाना, एक भारतीय होने के नाते अगर आप देखेंगे, हाँ कांग्रेसी नेता होने के नाते मुझे पूरा यकीन है कि आपके डिक्शनरी में एक अच्छा शब्द इस सरकार के लिए नहीं होगा, ये मैं जानता हूं। हम लोग भी सरकार में जब विपक्ष में थे तो अच्छी चीजों को अच्छा कहते थे। जब भागलपुर में राजधानी रुकने की बात होती थी या कोई अजमेर और वैष्णो देवी के लिए ट्रेन आप हमारे कहने पे दे देते थे तो हम उसकी तारीफ तो कर देते थे। लेकिन अगर आप ऐसा सोचेंगे एकदम खराब है, मैंने तो देखा इनकी हिंदी बड़ी अच्छी है, उत्तर प्रदेश के हैं, जितने शब्दकोश थे वो सब उड़ल डाले विरोध के। मैं ये कह सकता हूं कुछ और शब्दों की प्रतिक्रिया, उत्तर प्रदेश में कानपुर से नागपुर ट्रेन चलेगी, उसके भी आप कानपुर से नागपुर की भी आप प्रशंसा नहीं कर रहे। जो जनसाधारण एक्सप्रेस आपको उत्तर प्रदेश से दी गई उसकी भी प्रशंसा नहीं कर रहे। हम ये कहना चाहते हैं प्रसून वाजपेयी जी कि आज रेल मंत्री ने ये दिशा दे दिया है, ये नींव रख दी है कि आइंदा कोई रेल का सेक्टर हिंदुस्तान में जो होगा वो दुनिया में बेहतरीन रेल भारतीय रेल कहलाएगी। उसकी नींव इस रेल बजट में रख दी गई। मैं इसका जवाब दूंगा। जी बोलिए। देखिए सर पुण्य जी, रेलवे बजट में अगर हम सिर्फ इसलिए खुश और प्रसन्न इतर आए कि नई ट्रेनें आ गई हैं, तो ये तो हर बजट में आता है, नई ट्रेनें इंट्रोड्यूस होती हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है तो इंट्रोड्यूस करना ही है। आरओ की बात कर रहे हैं, बहुत से स्टेशनों पे आरओ ऑलरेडी चल रहा है और आप पानी तो मुहैया करा दें, जनरल कंपार्टमेंट या सामान्य कंपार्टमेंट, आरओ की बात छोड़िए। फिर आपने कहा कि इसमें चारों धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ ले जाएंगे ट्रेन, आप बोलिए केदारनाथ तक आप ट्रेन रूट बनाएंगे जैसे कश्मीर तक हम लोगों ने बताया। तीसरी बात जो आप बार बार प्लीज, अब नीचे तक तो है ही है, नीचे नहीं नीचे तक तो है ही है ट्रेन, नहीं नीचे तक तो ट्रेन है ही है, हरिद्वार तक तो और वहां तक ट्रेन तो है ही। नहीं एक एक करके मैं जवाब दे दे रहा हूं। दूसरी चीज, कोई ऐसी चीज बताएं तो कि ये नई चीज लाई गई है रेलवे में जिससे रेल का या हमारे देश की ये भाग छूटा है, वहां हम नई रेल लाइन बनाएंगे। जैसे हमने कश्मीर को जोड़ा, जो ट्रेनें क्या आपने बुलेट ट्रेन नहीं, सुपर स्पीड की ट्रेनें, ये तो पिछले 3 साल से चल रहा है, उस पर सर्वे भी हो रहा है, ट्रैक ठीक भी किए जा रहे हैं और ट्रायल ट्रेनें भी चलनी शुरू हो गई हैं, रूट भी आइडेंटिफाई हो गई हैं। चौथी बात, जो बुलेट ट्रेन है हुआ ये बताइए ना अखिलेश जी। हम जरा सा यात्रियों के पास भी 1 मिनट चल रहे हैं क्योंकि यात्रियों की राय इस पर क्या है। अमित, आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं, क्या राय है इस बजट को लेकर? हालांकि किराए में बढ़ोतरी नहीं है, वो तो पहले हो गया, लेकिन इसमें ऐलान बहुत है, बुलेट, सेमी बुलेट, चारों धाम को जोड़ना, साफ सफाई, बहुत सारे ऐलान हैं। क्या लगा है लोगों को सुन के? ये जाहिर सी बात है प्रसून, जो पहले किश्तों में ऐलान हुआ करता था, यहाँ पर लग रहा है कि एक साथ ही कई ऐलान कर दिए। तो जो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इन लोगों से ये एक एक करके बात कर लेते हैं। अर्थशास्त्री है हमारे साथ, आपसे आना चाहूंगा, जिस तरह से एक के बाद एक ऐलान हो गए, क्या इस पर यकीन होता है और आपको लगता है कि ये चीजें क्या मुमकिन हो पाएंगी, और मुमकिन हो पाएंगी तो कितना समय लगेगा? देखिए, बिल्कुल संभव है और मेरा मानना ये है कि 1 वर्ष का जो कार्यकाल है उसमें सदानंद गौड़ा जी इसको पूरा अंजाम दे पाएंगे और जो रेलवे की सूरत है वो बदली नजर आएगी 1 वर्ष के अंदर। सरकार के सामने और रेल के सामने 2 बहुत महत्वपूर्ण समस्याएं थी। एक तो यह है कि उसकी अंदरूनी जो आर्थिक परिस्थिति थी, रेल फ्रेट महंगा था और जो हमारा पैसेंजर फ्रेट है वो बहुत सस्ता था। उस कारण से रेल को अपना माल ढुलाई के लिए माल नहीं मिल रहा था और व्यापारी सारे माल को सड़क के माध्यम से ले जा रहे थे और रेलवे को जो फ्रेट मिलना चाहिए था वो फ्रेट नहीं मिल रहा था। सदानंद गौड़ा के जो कदम हैं उससे रेल फ्रेट में बढ़ोतरी होगी। दूसरा, पैसेंजर्स को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, साफ सफाई है, वाईफाई है, चार्जर है, लोगों को अच्छा खाना है और जितनी भी सुविधाएं जो रेल यात्री पिछले 1 दशक से मांग कर रहा था और इस मांग के लिए वो बराबर निरंतर संघर्ष
के मूड में एफडीआई की भी बात की जा रही है, आउटसोर्सिंग की भी बात की जा रही है, इनसे क्या चीजें अमित, हमारी आवाज अब तक आ रही है? जी अमित, यात्रियों को क्या सुविधा मिलेगी, उससे इतर पहला सवाल हर यात्री के जहन में ये है कि इस देश में तो एक रिजर्वेशन मिलता नहीं है। टिकट कटा के रेलगाड़ी में किसी तरीके से घुस जाएं, ये जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। वाईफाई मिलेगा, आरओ मिलेगा, सफाई मिलेगी, वो दूर की गोटी है। यात्रियों की क्या प्रतिक्रिया है? रिजर्वेशन मिल जाए, उसके लिए कोई सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई टाइम बॉन्ड नहीं है स्थिति इस देश के भीतर अभी भी। कल भी वैसे ही टिकट कटाना है, वैसे ही तत्काल में कालाबाजारी होनी है, वैसे ही टिकट कटेंगे, रिजर्वेशन हो नहीं पाएगा, कोटे की लूट हो जाएगी, सब कुछ है वैसा ही। अब बताइए यात्रियों की प्रतिक्रिया क्या है? विशेषज्ञों की छोड़िए, यात्रियों से पूछिए। बिल्कुल सीधे यात्रियों के पास ही आपको ले चलते मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप बताइए कि जिस तरह से वाईफाई की बात की जा रही है, आरओ वाटर की बात की जा रही है, और इस देश में अगर टिकट लेने की बात करें तो टिकट ही बड़ी मुश्किल से मिलता है। यहाँ पर कालाबाजारी इतनी ज़्यादा है, बिचौलिए इतने ज़्यादा, तो क्या यकीन होता है कि? देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, हम टीनेजर हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है वाईफाई। हमें वाईफाई मिल जाएगा तो हमारा टाइम अच्छे से कट जाएगा। लेकिन वाईफाई तो मिलना बहुत दूर की बात है, लेकिन आज अगर टिकट मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। ट्रेन में आपको पैर रखने के लिए जगह मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो पूरे के पूरे सिस्टम को बदलने की बात, देखिए उन्होंने जो बात कही है वो है तो सही, लेकिन उसका पालन कितने दिनों में वो कर पाते हैं, ये इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, लगातार सफ़र आप भी करते होंगे, यहाँ पर बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, आरओ वाटर की बात की जा रही है, बुलेट ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल के जरिए विस्तार और विकास का जिक्र किया। रफ्तार, आधुनिकता, सुविधा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, समग्र तरीके से पूरे बजट को देखा जाना चाहिए इस दिशा में। और पहली बार जो जिक्र प्रधानमंत्री के जरिए हो रहा है कि सिर्फ रेल बजट रेल तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के विकास और उससे स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है। अखिलेश जी, आप कह रहे थे इस बजट में कोई एक चीज़ बताइए जो आप जिक्र शहनवाज जी से कह रहे थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया चुकर इस पर आ गई है। रफ्तार है, आधुनिकता है, सुविधा है, विस्तार है और विकास है। इस रेल बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है। अखिलेश जी। पूर्ण जी, डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है वो क्या है? 2006 में जब बनाया गया था, वो क्या चीज है? उससे बेहतर चीज कुछ है क्या? रफ्तार पहले से बढ़ाई जा रही है। ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जब ये तैयार हो जाएगा तो कितने जॉब्स मिलेंगे, कितने इंडस्ट्रियल सिटीज डेवलप होंगे, कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कितना हमारा देश का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, कितना हमारा जीडीपी बढ़ेगा, ये आप भी जानते होंगे। और वो कितने हजार किलोमीटर का है, कोई 2000 किलोमीटर का है, कोई 2700 किलोमीटर का है, कोई 900 किलोमीटर का है, कोई 1100 किलोमीटर का है। उसमें रफ्तार भी है, ट्रेनें की लंबाई भी 1.5 किलोमीटर करीब है, और एक पैसेंजर के अलावा ये गुड्स ट्रेनों के लिए जो हमारे हिंदुस्तान को जो एक औद्योगिक कंट्री बनाने के तहत पहल है। और ये जो स्पीड, डेडिकेशन, लिंकेज, संस्कृति, ये सब तो ऑलरेडी हो रहा था। हमने कश्मीर को जोड़ा है। कोई सपने में भी कश्मीर तक ट्रेन की अपेक्षा करता था क्या? तो हम तो यही कह रहे हैं कि आप पहली बार बतावे ना कि इससे हमने दो स्टेप। जैन कॉरिडोर, जो सेकुलर सर्किट की बात हुई है, मुस्लिम सर्किट, सिख सर्किट, जैन सर्किट, हिंदू सर्किट, ये धामों को जोड़ने का जिक्र भी किया गया है। चलती हैं, ये सब जगह ट्रेनें चलती हैं। इस शब्दों के मायाजाल में हम नहीं जाना चाहते। ये बतावें कहां से हम और नई ट्रेन लाइनें दे देंगे। ये शब्दों की बाजीगरी। मैंने पूछा तो अभी, क्या आप केदार धाम पर चला देंगे? एक आप जो बात कह रहे हैं, हम जरा गुजरात चलते हैं। गोपी हमारे साथ मौजूद है, हमारी संवाददाता। गोपी, क्या प्रतिक्रिया है वहां पर लोगों की? जी बिल्कुल प्रसून जी, मैं आपको बता दूं कि गुजरात के लोगों के लिए जो मोदी ने अच्छे दिन के सपने दिखाए थे, शायद कहीं ना कहीं जो लोग रेल में मुसाफरी करते हैं उनके लिए ये दिन ज़रूर हम कह सकते हैं कि ये सपने सच होंगे अब, क्योंकि बुलेट ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ है, साथ ही मुंबई टू अहमदाबाद का जो हाई स्पीड ट्रेन है उसका भी अनाउंसमेंट हुआ है, शताब्दी में वाईफाई की भी बातें की गई है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से प्रतिक्रिया लेते हैं। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? जो बुलेट ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ है उसे लेकर क्या कहेंगे?
ये बहुत अच्छा अनाउंसमेंट हुआ है और गुजरात की प्रजा के लिए तो ये बहुत फायदे की बात हुई है और नरेंद्र भाई ने सही मायने में गुजरात का पूरा ध्यान रख के गुजरात की प्रजा का बहुत ही भला सोचा है। बिल्कुल, गुजरात की प्रजा का भला सोचा है। खास करके आज सुबह ही ये बात आ रही थी कि ये नरेंद्र मोदी का होम टाउन है। वैसे में यहाँ पे बीजेपी के लीडर्स भी पहुंचे हुए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? जो बुलेट ट्रेन की अनाउंसमेंट हुआ है, साथ ही कई सारी और घोषणाएं भी हुई है। बुलेट ट्रेन के लिए हम मोदी साहब का बहुत बहुत आभारी है, क्योंकि सारे गुजराती महाराष्ट्र में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, उनको जाने आने में दिक्कत होती थी। वो इमीडिएटली उन्होंने बुलेट ट्रेन देकर बहुत बड़ी मेहरबानी की है। और महाराष्ट्र के भी काफ़ी लोग यहाँ रहते थे, उनको भी जाने आने में दिक्कत रहेगी, व्यापार रोजगार बढ़ेगा, उससे आदान प्रदान होगा। और उन्होंने और 5 ट्रेन का अनाउंसमेंट किया है। एक ट्रेन तो ऐसी है कि अहमदाबाद से वैष्णो देवी मंदिर तक जाएगी, वो भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। फूड के लिए उन्होंने एक रखा है कि SMS से फूड मिलेगा आपको और अच्छा फूड मिलेगा, प्लेटफॉर्म भी क्लीन रहेगा। उन्होंने काफी सारी बातें रेलवे के जो लुप्स थे वो निकाल कर उन्होंने गुजरात के लिए बहुत सारा कुछ काम किया हुआ है। बिल्कुल प्रसून जी, लोग काफी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि गुजरात में गोपी बड़े प्रेम से लोगों से जरा पूछिए 2015, 2016, 2017, 2018 वो किस साल में सोचते हैं कि उन्हें बुलेट ट्रेन में चढ़ने का अवसर मिल जाएगा, क्योंकि सरकार ने कोई टाइम अभी तय नहीं किया है। जी बिल्कुल प्रसून जी, लोगों से सीधा यही सवाल करते हैं कि आप मानते हैं, आप क्या सोचते हैं कौन से साल में आपको बुलेट ट्रेन में सफर करने के लिए मिल जाएगा? 2015, 16, 17 या 18? पहले तो बरसों तक जो सपना संजोया था कि भारत में बुलेट ट्रेन दौड़े, अहमदाबाद और मुंबई के लिए जो रेल मंत्री ने आज घोषित किया है उसको हम वेलकम करते हैं और उम्मीद करेंगे कि शायद। कब तक आप ट्रैवल कब तक कर पाएंगे? क्या लगता है कब तक शुरू होगा? क्योंकि अनाउंसमेंट बहुत सारे होते हैं, शुरुआत नहीं होती। अगर सब सही बराबर रहा तो शायद कम से कम अगले 1-2 साल में तो हम ये सफ़र कर सके, ऐसा मौका रेल मंत्री दे और पूरी तरह मन लगा के सभी तरह फाइनेंस की सुविधा करके जल्द से जल्द अपने ट्रैक पर ये ट्रेन दौड़े तो ही विश्वास कायम रहेगा। आप क्या मानते हैं कब तक शुरू होगी बुलेट ट्रेन? क्योंकि वादे बहुत सारे होते हैं। मैडम, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसे कम से कम 5 साल तो लगते ही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि 5 साल में ये बुलेट ट्रेन अच्छी तरह से हमारे देश में दौड़ने लगेगी। बस एक और उम्मीद करता हूं कि इस बुलेट ट्रेन के किराए इस हद तक होंगे कि एक मिडिल क्लास पर्सन भी उसमें सफर कर सके। बिल्कुल प्रसून जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा किया है। शहनवाज जी, गुजरात में लोग कह रहे हैं, एक ने कहा 2 बरस, एक ने कहा 5 बरस। बुलेट ट्रेन इस देश में कब तक चलेगी? देखिए, जो अर्लीस्ट पॉसिबल है तब तक चलेगी। बनाने में, ट्रैक बनाने में इस बात का ध्यान तो करना ही पड़ता है। विश्वकर्मा जी भी जब कोई चीज़ बनाते थे तो उसमें समय लगता था। यहाँ तो हमारी सरकार से हमारे जो विरोधी हैं वो इस तरह की अपेक्षा कर रहे हैं कि जैसे अभी बोला और अभी बनी। नहीं। ये मानकर चलिए, नरेंद्र भाई ने एक बात कही थी जो मैं याद दिला देता हूँ कि एक बात मैं याद दिला दूं। उन्होंने कहा कांग्रेस को आपने 60 साल दिए, हमें 60 महीने दीजिए, हम परिवर्तन करके दिखाएंगे। तो 60 महीने मिले हैं हमें 60 दिन नहीं मिले। और ये सब जो उन्होंने कहा कि रफ्तार भी है, सुविधा भी है, आधुनिकीकरण भी है, तो और इस सारी सुविधा का लाभ अखिलेश जी को भी होने वाला है। भले ये कितनी आलोचना करें, अंदर से हम लोग खुश होंगे रहे ना कि जब वाईफाई भी इनको मिलेगा। हाँ शहनवाज जी, एक पॉलिटिकल प्रचार तो करने, बजट इस देश की जरूरत है, रेल इस देश की जीवन रेखा है, ये हर कोई मानता है। हमारे साथ चूंकि तमाम लोग जुड़े हैं, हरिश्चंद्रा जी, बुलेट ट्रेन कब तक इस देश में चल सकती है जो इस मौजूदा परिस्थिति है? जहाँ तक मेरी जानकारी है अहमदाबाद मुंबई के DPR शुरू हो गई है और उसकी रिपोर्ट दिसंबर 2014 तक आने की उम्मीद है। उसके बाद DPR की जांच होगी, उसके बाद फिर वो सैंक्शन होगा, उसके बाद एक उसका फाइनेंशियल मॉडल बनेगा, उसके बाद फिर वो फंड्स का मुहैया होगा। अगर FDI होगी तो FDI के लिए होगा। कंस्ट्रक्शन में मेरे ख्याल से कम 4 साल लगेंगे। इसका मतलब है 2019 से पहले संभव नहीं है। मैं आपको जो बताना चाहता था मैं बता चुका। सरकार की तरफ से जो ऐलान किए गए हैं, जो विशेषज्ञों की राय निकल कर आ रही है, उसमें 2-3 चीज बहुत साफ है। बुलेट ट्रेन इस देश में कम से कम मिनिमम जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलनी है वो 2019 से पहले नहीं चल सकती, अगर सब कुछ बहुत अनुकूल और बहुत तेजी से चला। और राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आ गई है, विजन का अभाव है, यानी दृष्टि का अभाव है।
रेल बजट में दृष्टि का अभाव है। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था रेल बजट बहुत बड़ी दृष्टि के साथ देखा जाए क्योंकि इसमें विस्तार भी है और विकास भी है, लेकिन राहुल गांधी की प्रतिक्रिया है कि इसमें दृष्टि का अभाव है। कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने भी शुरुआत ही पहली प्रतिक्रिया यही दी थी कि इस बजट का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि पहली बार एक ऐसा बजट है जो कि समेकित विकास के तहत इस पूरे बजट को देखा जाना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया, लेकिन राहुल गांधी ने ये कहा है। दूसरी स्थिति हमारे साथ क्या बनती है? आलोक भटनागर जी, आप फॉर्मर एडवाइजर फाइनेंस रेलवे बोर्ड के रह चुके हैं। एक चीज़ हर कोई जानना चाहता होगा कि जो फ्राइट कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, जो चारों धाम को जोड़ने की बात हो रही है, बुलेट ट्रेन का जिक्र तो हमने कर दिया, ये सारी परिस्थितियां कब तक हो सकती हैं? टेंटेटिव टाइम क्या लगेगा? टाइम तो एक्चुअली उस पर डिपेंड करता है कि वो उसकी लंबाई ट्रैक की कितनी लंबी है, लेकिन जो फ्रेट कॉरिडोर है दिल्ली मुंबई और दिल्ली कलकत्ता तो ऑलरेडी सैंक्शनड है, उस पर काम चल रहा है, तो वो तो नेक्स्ट 4-5 साल में पूरे होने। कब से काम चल रहा है? लास्ट 3-4 साल से काम चल रहा है उस पर। 3-4 साल से काम चल रहा है और 3-4 साल के बाद और हो सकता है। और हो सकता है 8 साल मिनिमम लगते हैं इस तरीके से कॉरिडोर बनाने में। तो जो एक गोल्डन क्वाड्रिल कॉरिडोर की बात हो रही है उसको कब तक लाया जा सकता है? जहाँ तक मैं सोचता हूँ ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो जो बुलेट ट्रेन्स वाला है, तो जैसे ये मुंबई अहमदाबाद वाले में 4-5 साल लगेंगे, तो उन प्रोजेक्ट्स में भी, क्योंकि मुंबई अहमदाबाद का डिस्टेंस तो 540 किलोमीटर है, लेकिन दूसरे मेट्रोज़ के जो बीच में डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो नेचुरली उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। मुंबई अहमदाबाद के बीच में डीपीआर भी हो चुकी है। डीपीआर भी में डीपीआर नहीं हुआ है। हो रही है डीपीआर, दिसंबर तक उसकी रिपोर्ट आने की। नए जो बनाए जाएंगे रूट्स, उसमें कितना वक्त लगेगा? उसमें तो पहले फिजिबिलिटी स्टडी होगी, उसके बाद डीपीआर बनेगी, फिर उसके बाद जो हरीशचंद्रा जी बोल रहे थे सारा प्रोसेस चलेगा, तो 5 साल से ज़्यादा ही लगेगा। ओके दत्त साहब, जो पूरा बजट सामने आया है उसमें जो विस्तार की बात है और डेवलपमेंट की बात है, विस्तार और विकास से जोड़ा गया है प्रधानमंत्री के जरिए इस बजट को, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इसका अमलीकरण कब होगा? कब ये स्थिति जमीन पर नजर आएगी? देखिए, जिसको मिनिमम ईयर क्या होगा? नियत की बात कहते हैं जी। अगर नियत सरकार की अच्छी होगी तो बहुत तेजी से होगी। जैसे डीपीआर के मेरे मित्रों ने बात की, बुलेट ट्रेन का, बुलेट तो वर्ड है, देखिए जापान में बुलेट कहते हैं, फ्रांस में TGV कहते हैं, जर्मनी में IC कहते हैं, मतलब वो ट्रेन जो कि करीब 280-250 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा चले, उसकी हम बात कर रहे हैं। इसका पहला DPR 2010 में बना, उसके बाद 2011 में बना। तो आप एक चीज़ तुरंत बता दीजिए, हम ब्रेक पे जाने वाले हैं, एक चीज़ तुरंत बताइए। ये बात कही जा रही है कि नींव हमने रख दी जी, तो नींव क्या पहले रखी हुई थी क्या? नहीं, पहले प्रस्ताव थे। वो प्रस्ताव देखिए, ये घोषणा 2011 के बजट में आ सकती थी, 12 के में आ सकती थी, अब 13 के में आ सकती, अब 14 के में 4 वर्ष बाद आई, तो कम से कम कदम तो आगे बढ़ा। कदम आगे बढ़ा जी। प्रांजल, एक कमेंट छोटा सा चाहेंगे क्या? प्रधानमंत्री का जो कहना है गति, आधुनिकता, सुविधा, तीनों को आप देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ, और राहुल गांधी जी ने कहा है, मैं उससे असहमत हूँ। इस बजट में विजन है, क्योंकि आप देखिए पिछले NDA सरकार ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के हाईवे बनाए थे और वो हाईवे आज हमको दिख रहे हैं। इसी तरह जो डायमंड क्वाड्रिलेटरल की बात की जा रही है, अगर वो नियत के हिसाब से काम करें तो जल्द ही दिख सकते हैं, लेकिन नियत बहुत ही ज़रूरी है इसमें।